विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में 3 मई को लंदन में हिस्सा लिया, जिस दौरान कोविड-19 महामारी की चुनौतियों तथा संकट से जूझ रहे विषय पर वार्ता की गई। जिस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोरोना इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर हमें एकजुट होकर ही जीत मिल पाएगी, इसलिए एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। विदेश मंत्री ने बैठक के दौरान भारत में संक्रमण की दूसरी लहर से मची हाहाकार पर चर्चा करते हुए कहा, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर हम एकजुट होकर ही जीत पा सकेंगे, इसलिए हमें एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। भारत में संकट के समय कई अन्य देशों को दवाई उपलब्ध कराई है और साथ ही अमेरिका, सिंगापुर, यूरोप समेत कई देशों को टीके दिए गए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमें भी अन्य देशों से भरपूर मदद मिलेगी ताकि हम इस संकट के दौर में जीत हासिल कर सकें। जिसके लिए उन्होंने कहा कि इस समस्या के समय में कई देश हमारी मदद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही उन्होंने कई नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर भी निशाना साधा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि इस वक्त लोगों को इस समय समस्याओं को किस तरह दूर करना है, इस पर विचार करना चाहिए, जबकि कुछ लोग सिर्फ आरोपों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। देश कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित है, इसलिए केंद्र सरकार लोगों की मदद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ऑक्सीजन समस्या को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिसे लेकर अब कोर्ट सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य बताते हुए कहा, यह अधिकारियों द्वारा नरसंहार करने जैसा है। कोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑक्सीजन की किल्लत से लखनऊ और मेरठ जिले में मरीजों की गई जान पर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो 48 घंटे के अंदर इसकी जांच करें और साथ ही अगली सुनवाई पर इसकी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने कहा कि ये सब सुनकर देखकर बेहद दुख हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही। साथ ही अदालत ने इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए कहा, ये लोगों का नरसंहार है, जिसके लिए अब अदालत ने तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन की सतत खरीद एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम जिलाधिकारियों को सौंपा है, जिसकी रिपोर्ट अदालत ने अगली सुनवाई पर मांगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दूसरी लहर से मची हाहाकार के चलते दिल्ली हाई कोर्ट लगातार सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते कोर्ट में लगातार कई मामलों पर सुनवाई चल रही है, जिसमें कोर्ट न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार को भी फटकार लगा रहा है, जिसके चलते ही हाई कोर्ट में नेताओं द्वारा रेमडेसिविर मांगने और बांटने के मामलों की जांच का निर्देश दिल्ली पुलिस को देते हुए कहा, अगर इन मामलों में कोई अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन किल्लत से लेकर कई मामलों पर सुनवाई करते नजर आ रहा है, जिसको लेकर कोर्ट केंद्र सरकार को भी फटकार लगाते दिख रहा है, जिसके चलते ही हाई कोर्ट ने नेताओं को मिलने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले पर दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है, अगर इस मामले में कोई भी अपराध की शंका है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस आयुक्त की जांच पड़ताल करके याचिकाकर्ता को सूचित करे। हाईकोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को तय की गई है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन मामलों में एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग की गई थी उस पर खास करके ध्यान दिया जाए। याचिका में कहा गया कि नेताओं को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य मेडिकल उपकरण आसानी से मिल रहे हैं, जबकि मरीज इनकी कमी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने बंगाल में भारी जीत दर्ज की, जिसके लिए उन्होंने आज सुबह 11:45 पर राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान हो गई हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते शपथ ग्रहण समारोह को बेहद सादगी के साथ किया गया, जिसके लिए महामारी को ध्यान में रखकर सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, विपक्षी दल के नेता
अब्दुल मन्नान और माकपा के पूर्व नेता बिमान बोसेस को निमंत्रण भेजा गया। साथ ही बीसीसीआई के मौजूदा चेयरमैन सौरव गांगुली को भी आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री या राजनेता को नहीं बुलाया गया। शपथ ग्रहण समारोह में टीएमसी की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी ने ही शपथ ग्रहण की है। कैबिनेट के अन्य मंत्री बाद में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय गईं, जहां उन्हें कोलकाता पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। देश में महामारी से चल रहे संकट के समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को संबोधित किया। हालांकि उनका ये संबोधन पहले से निर्धारित नहीं था, लेकिन देश में वायरस की भयावह स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को संकट के समय से उबरने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिसके लिए आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केवाईसी को मंजूरी देते हुए 50,000 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर ने अपने संबोधन में कहा कि आरबीआई कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। पहली लहर के बाद अर्थव्यवस्था में अच्छी रिकवरी देखी गई थी, लेकिन संक्रमण की दूसरी लहर से एक बार फिर से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिसके लिए आरबीआई ने मार्च 2022 तक कोविड-19 संबंधित सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट और साथ ही निर्यातकों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें अस्पतालों, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही गवर्नर ने बताया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए केवाईसी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 1 दिसंबर 2021 तक लिमिटेड केवाईसी के उपयोग की अनुमति है। आरबीआई गवर्नर ने वीडियो के जरिए केवाईसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार ने मराठों के लिए 16% आरक्षण की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार के इस निर्णय को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 16% आरक्षण दिए जाने के सरकार के निर्णय को निरस्त करते हुए कहा कि इंदिरा साहनी मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देना आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को पार करेगी, जो कि लिहाजा असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठों को 16% आरक्षण दिए वाले निर्णय को खारिज कर दिया है, जिससे महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ये आरक्षण 50% आरक्षण की सीमा को लांघता है, जो कि समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इसलिए कोर्ट इसे खारिज करता है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से राज्य की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है, जिस पर योगी सरकार लगातार ठोस कदम उठाते हुए नजर आ रही है। जिसके चलते पहले योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया, जिसके बाद वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसकी अवधि को 2 दिन से बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया। अब एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसका आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में दिया। उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश में लगे लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब लॉकडाउन बुधवार से लेकर सोमवार तक जारी रहेगा, जिसके तहत आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी पर प्रतिबंध लागू रहेगा। राज्य में पहली लहर की तुलना में 30 से 50 गुना संक्रामक अधिक है, जिसके तहत योगी सरकार की चिंताएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, जिस पर प्रदेश सरकार लगातार एक के बाद एक निर्णय लेते हुए नजर आ रही है, जिसके तहत प्रदेश में लगे लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। इसलिए सभी से अपील है कि निर्देशों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप देश में लगातार जारी है, जिसके चलते बीते 24 घंटे के भीतर 3.82 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने के साथ ही
3,780 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस हफ्ते लगभग 3 दिन तक ये आंकड़े कुछ राहत भरे थे, जो कि फिर से भयानक होते नजर आ रहे हैं। संक्रमण के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते बीते 24 घंटे के अंदर 3.8 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने के साथ ही मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,70,51,731 हो गया है। और साथ ही 24 घंटे के अंदर 3,780 मौतें होने के बाद देश में कुल मौतों का आंकड़ा 2,26,188 के करीब पहुंच गया है। इसी के साथ राहत वाली बात यह है कि लोग भारी संख्या में स्वस्थ भी हो रहे हैं, जिसके चलते बीते 24 घंटे में 3,38,439 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे इस वायरस को मात देने वाले मरीजों की संख्या 1,69,51,731 हो गई है। इसी के साथ देश में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 16,49,41,188 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मचे हाहाकार के बीच कई देश मदद का हाथ बढ़ाते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कई देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल की सामग्री भेजी जा रही है, ताकि हमारा देश जल्द से जल्द इस महामारी से उबर सके। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए भारत को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य मेडिकल उपकरण वायुयान द्वारा भेजे जाने का ऐलान किया है। भारत में संक्रमण की दूसरी लहर इतनी बेकाबू हो चुकी है कि इसने देश में अत्यंत भयानक स्थिति पैदा कर दी है। ऑक्सीजन बेड और अन्य मेडिकल उपकरणों की कमी से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, जिस वजह से जरूरतमंदों को ये सामग्री ना मिल पाने के कारण वो अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि ऐसे में अन्य देश पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हुए हैं, जिसके चलते कई देशों ने अब तक राहत की सामग्री हम तक पहुंचाई है। जिस बीच ही ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए भारत के लिए 1,056 वेंटिलेटर, 43 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य मेडिकल सामग्री भारत को भेजने का ऐलान किया है, ताकि भारत जल्द से जल्द इस महामारी से उबर सके। देश में पिछले साल से चल रही महामारी के कारण न जाने कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लोग अपनी नौकरी, बिजनेस से हाथ गंवा बैठे हैं, जिसके चलते देश की एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा की चपेट में आ गई है। देश में संक्रमण की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर बद से बदतर होती जा रही है और इसमें अब अपना विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण कई काम रोजगार बंद हो गए हैं, जिसके तहत 72.5 लाख से अधिक लोग बेरोजगारी की चपेट में आ गए हैं। देश में महामारी के कारण लॉकडाउन जैसे हालात बन जाते हैं, जिस वजह से न जाने कितने लोगों का काम रोजगार बंद हो जाता है, जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दावा करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के कारण देश की करीब 72.50 लाख से अधिक आबादी बेरोजगारी की चपेट में आ गई है, जिसके चलते रोजगार का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पिछले साल में भारी गिरावट आई है, जिसके तहत रोजगार से हाथ धोना पड़ा है, जिसमें दिसंबर 2020 तक पुरुषों के लिए रोजगार की पूर्व दर 94% थी, तो वहीं महिलाओं के लिए 76%। वहीं इस साल अप्रैल के महीने में देश की बेरोजगारी की दर करीब 8% के स्तर पर पहुंच गई है, जो कि पिछले 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है, क्योंकि मार्च में इसकी दर 6.5% थी, जिसके चलते देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा की चपेट में आ गई है।